नमस्कार, I'm अशोक व्यास। और कुछ ऐसे विषय होते हैं जो हमें समझ में आते-आते लगता है कि समझ में आ नहीं रहा है। ऐसा एक दृश्य हाल ही में जो नई दिल्ली से मुझे देखने को मिला, जिसमें मुख्यमंत्री बनाई गई आतिशी जी अपनी कुर्सी के साथ में एक कुर्सी रख के बैठी हुई, और वो ये कहती हैं कि ये जैसे भरत जी ने राज्य किया था वैसे मैं राज्य करने वाली हूँ, और यहाँ पे तो अरविंद केजरीवाल जी ही रहेंगे। तो सम्मान की दृष्टि से वो बात समझ में आती है, पर राम जी और भरत जी का जो संदर्भ है, वो प्रजातांत्रिक दृष्टि से जो शासन प्रणाली है वहां पर इस तरह से आ जाए, कुछ अजीब सा लगता है। पर ये जो समय है पॉलिटिक्स ऑफ प्रेफरेंस का, उसमें कौन किस पद पर पहुंचेगा, उसमें क्या क्या समीकरण है, उनके बारे में थोड़ा सा विश्लेषणात्मक बातचीत के लिए, एनालिटिकल कॉन्वर्जेशन के लिए आज हमारे साथ हैं हमारे साथी डॉक्टर सुधीर बिष्ट जी नई दिल्ली से, और डॉक्टर गोविंद पारीक जी जयपुर से। दोनों राजधानी से बैठे हैं, और मैं भी न्यूयॉर्क जब बात यहाँ से कर रहा हूँ, तो ये एक प्रकार से यहाँ की बिजनेस कैपिटल की तरह मानी जा सकती है अमेरिका की। और सुधीर जी से शुरू करेंगे। सुधीर जी, जो पॉलिटिक्स ऑफ प्रेफरेंस है, उस क्रम में बहुत समय तक अरविंद केजरीवाल जी का जेल में रहना, फिर एक बार बेल पर आना, फिर वापस चले जाना, फिर वापस बेल पर आना, और आने के बाद में उनका अपना मुख्यमंत्री पद को छोड़ देना, इस पूरे जो एक क्रम रहा है, उसमें आप क्या देखते हैं? अरविंद केजरीवाल जी के मन में अगर आप झांकें तो मुझे और भी जोर देने दीजिए। वो शीश महल को लेकर भी बहुत सारी चर्चाएं हुई, कई बार उन्होंने उसके बारे में कुछ टिप्पणियां की नहीं, और ये भी बात आती रही कि ये भ्रष्टाचार के विरुद्ध में और स्वच्छता लेकर आने वाला दावा जो था वो बहुत धूमिल हो गया इत्यादि। तो मोटा मोटी अरविंद केजरीवाल जी, पॉलिटिक्स ऑफ प्रेफरेंस, नई दिल्ली, सुधीर जी। थैंक यू अशोक जी, और थैंक यू गोविंद पारिक जी। जो आपने विषय उठाया अरविंद केजरीवाल का, इसको हम कई दृष्टि से देख सकते हैं। जब अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए थे, तो उनका जो मोटिव था, जो उनका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव था, टू क्लींस द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री, दैट इज व्हाट वाज द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव। ओके, सो इसमें कोई संदेह नहीं, उन्होंने दिल्ली में काफी सारे काम किए जिससे वो एक जनप्रिय नेता बने, जैसे बिजली और पानी फ्री देना। अब फ्री देना तो यद्यपि फ्री इज अ मिसनोमर, लेकिन ये भी बात तय है कि 73% ऑफ पीपल इन दिल्ली आर नॉट पेइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, यू नो, बिकॉज देयर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इज अंडर 200 यूनिट। चाहे वो बिजली के मीटर को टेम्पर करते हैं, लोग बेईमान हो गए हैं खुद, और उससे वो, लेकिन 73% लोग अरविंद केजरीवाल जी से काफी आसक्त हैं। इस तरह बिजली, पानी फ्री है, 200 यूनिट तक पानी फ्री है। तो और ऐसा उन्होंने अपने पहले टेन्योर में और दूसरे टेन्योर में, जब तक ये शीश महल का किस्सा नहीं उठा, उनकी राजनीति कंपैरेटिवली क्लीन रही है, किसी भी करप्शन केस में नहीं वो थे। लेकिन जब ये लिकर स्कैम जब हो गया, एक्साइज लिकर स्कैम हो गया, जिसमें कि ये पता लगा दैट द दिल्ली गवर्नमेंट वाज हैंड इन ग्लव with some of the liquor wholesalers who would get exclusive right to provide liquor in Delhi, and in return they will give a kickback. तो kickback किस फॉर्म में होगा? Kickback होगा, they will sponsor 100 crore rupees in the elections of Goa. This is an allegation, and as per ED CBI there is a trail to it. वो trail अभी तक अरविंद केजरीवाल इसके बारे में हमेशा एक उनका जो पक्ष रहा है कि मेरे पास एक भी रुपया नहीं मिला, एक भी कोई अपने पास करप्शन का रुपया रखता नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की छवि जो थी, जो एज अ इनकरप्टिबल पर्सन, वो डेफिनेटली धूमिल हुई है। मेरे ख्याल से अरविंद केजरीवाल जब जेल गए थे, अगर वो रिजाइन कर देते तो उनकी जो टेफलॉन कोटिंग थी काफी इंटैक्ट रह जाती। उन्होंने उस समय रिजाइन नहीं किया, लेकिन जब वो, और रिजाइन क्यों नहीं किया कि मैं बीजेपी के कहने पे क्यों रिजाइन करूं? देखिए, ये तो बात सच है कि 100 करोड़ का स्कैम अब भारत में कोई स्कैम नहीं माना जाता। 100 करोड़ का करप्शन बहुत बड़ा करप्शन नहीं माना जाता। और ये आज भी आप दिल्ली के लोगों से पूछोगे कि क्या अरविंद केजरीवाल चोर है, तो डेफिनेटिवली को ये नहीं कहा हाँ चोर है, ऐसा नहीं है। लेकिन रिजाइन ना करके उनकी इमेज बहुत खराब हो गई। आई मीन दिस वाज ए हिमालयन ब्लंडर दैट ही कमिटेड। उसका रीजन क्या, आप देखो, हेमंत सोरेन भी जेल गए, जब उनकी बेल हो गई तो आखिर वापस मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन वो जेल में रहते हुए भी मुख्यमंत्री थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया जब आप बेल पे निकलोगे, यू कैन नॉट
sign any file as a minister, as a chief minister, unless that file is so important it should be put up to LG for his signature. अब उनकी इमेज खराब होगी, तो ये ही इज ट्राइंग टू रिडीम हिज इमेज इस समय, एक उनका एक डेस्परेट तो अटेम्प्ट है। सुधीर जी, मैं इस पर वापस आता हूँ, लेकिन एक सवाल निकल कर आता है, जैसा कि गोविंद जी आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि चुनाव होंगे और फिर मैं वापस मत हासिल करूंगा, तो जनता ये तय करेगी कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त हूं या भ्रष्टाचार युक्त हूं। तो फिर जो कानून की प्रक्रिया है उस पर प्रजातंत्र काम करने में ये जो एक आपसी तालमेल तीनों विभागों का रहता है, जुडिशरी का और जो शासन प्रणाली की दृष्टि से, ये अपने आप में एक ऐसा लगता है कि एक ऐसा तर्क है जो शायद जो ढांचा है व्यवस्था का उसके ऑथेंटिसिटी पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। और आप जब मत लेने के लिए जा रहे हो तो आप उनसे ये ठप्पा थोड़ी लगा रहे हो कि मैं ईमानदार हूँ, आप अपने वादे कर रहे हो। जैसे कि सुधीर जी बता रहे थे, काफी फ्रीबीज मिल रहे हैं, कई लोगों का कंसर्न वही होगा कि ये रहेंगे तो ये चालू रहेगा अपना, या कुछ और नई चीजें जोड़ देंगे। तो आप कैसे देखते हैं इसको, ओवरऑल इस दृश्य को? अशोक जी, अभी सुधीर जी ने बहुत अच्छे से इसका विश्लेषण किया है दिल्ली की स्थितियों का, और मैं इनसे काफी हद तक सहमत हूँ। आपने जो सवाल किया है कि अगर वो हालात बिल्कुल जो अभी सुधीर जी ने बात कही है, और मुझे भी यही लगता है कि आज दिल्ली के किसी व्यक्ति से आप पूछते हैं कि क्या केजरीवाल चोर है, तो स्पष्ट रूप से कहेंगे कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है नहीं जो किकबैक नहीं लेती। इन्होंने तो केवल 100 CR का ही आया है, 100 CR के स्कैम को कोई स्कैम इतना बड़ा मानेगा ही नहीं। मतलब ये स्पष्ट रूप से कहेंगे कि ऐसी कौन सी पार्टी है जो इसके बिना इलेक्शन लड़ रही है, क्योंकि इलेक्शंस का एक्सपेंडिचर जिस तरह के आज आप हमारे हालात यहाँ हिंदुस्तान में देखते हो, कोई भी एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में एक आदमी को, अगर आप यहाँ के चुनाव लड़ रहे हो एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का, तो आपको 5 से 10 करोड़ रुपए मिनिमम चाहिए। लोग MLA का चुनाव लड़ने के लिए वहां 10-10 करोड़ 20-20 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो, और साउथ में तो साउथ के कई पॉलिटिशियन ऐसे हैं जो अपने इलेक्शन कैंपेन पर 100 करोड़ एक MP अपने पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव लड़ने के लिए खर्च कर रहा हो। मैं आपकी बात पर आ रहा हूँ, तो हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, सवाल यही है कि जो पकड़ा गया वो चोर है। और ये बात बिल्कुल सही है कि 100 CR तो बहुत बड़ी बात है। अगर 1000 रुपए के भी अगर स्कीम अगर कोर्ट से अगर उसने बता दिया कि हाँ ये बिल्कुल पूरी तरह से प्रूवन है, तो उस स्थिति में उस व्यक्ति को विरुद्ध न्यायिक कार्रवाई होनी ही होनी है, चाहे डेमोक्रेसी कुछ भी कहे। और ऐसे खूब सारे उदाहरण पहले से मौजूद हैं, जब कई लोगों को उनको बता दिया गया कि उन्होंने कई सारे स्कैम किए, स्कैम करने के बावजूद वो दोबारा बने, कई लोग चीफ मिनिस्टर भी बने, ऐसे खूब सारे एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन साथ में ये भी है कि अगर वो न्यायिक प्रणाली ने उसको दोषी ठहरा दिया तो फिर उसको तो दोषी ही कहलाएगा। वो लालू यादव आज तक चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जब तक दोषी नहीं ठहराए गए तब तक जनता उनको लगातार चुनती गई। और एक और बात महत्वपूर्ण है कि हमारी न्यायिक प्रणाली इतनी मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि उस न्यायिक प्रणाली में सिद्ध होने में कई बरस लग जाएंगे, तब तक वो कई बार मुख्यमंत्री भी रह चुके होंगे, और कई बार वो जो भी स्थितियां होंगी जो जनता चाहेगी वैसी स्थितियां भी को भी वो एंजॉय कर सकेंगे। तो फिर से इस तरफ आएंगे, ये एक ऐसी स्थितियां, ऐसी अलग अलग स्थितियां हैं, और ऐसी आप केवल तो ये चर्चा को थोड़ा और विस्तार देते हुए जी करें। मैं ये कहना चाहूंगा कि आज अगर किसी भी केंद्र सरकार के बारे में भी आप कहेंगे, अब पिछली जो हमारी UPA गवर्नमेंट थी, UPA गवर्नमेंट के ऊपर स्कैम के कितने बड़े बड़े उसके ऊपर आपको याद होगा, कोल स्कैम अलग था, कॉमनवेल्थ स्कैम अलग था, कितने स्कैम्स के आरोप लगे थे, जो कई हजार करोड़ नहीं बल्कि लाख करोड़ तक के स्कैम के आरोप लगे। और वो कई केसेस बंद हो चुके हैं, कई केसेस आज भी चल रहे हैं। तो कई सारे स्कैम्स ऐसे भी होते हैं जिनको न्यायिक प्रणाली के तहत वो कई कानून की गलियों से बच भी जाते हैं, और वहीं दूसरी तरफ कई सारे स्कैम ऐसे हो गए, कोई छोटी मोटी घटना भी हो गई, उस पॉलिटिशियन बहुत छोटी सी घटना के कारण भी उनको मामूली सी घटना के कारण भी उनको अपने पदों से इस्तीफा देना पड़ा, उनकी पूरी का पूरा पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो गया। और कई ऐसे थे जिनके भारी घोटालों के आरोप लगने के बावजूद भी उनके बाद भी उनका पॉलिटिकल कैरियर लगातार चलता रहा। तो ये एक हमारे लोकतंत्र की एक तरह से कई बातें हैं जिसको विडंबना भी कह सकते हो आप, उसकी खूबसूरती भी, विशेषता भी कह सकते हो कि आरोप लगे, लेकिन आरोप लगने के बाद भी वो जस्टिफाई हुए या नहीं हुए, पब्लिक का परसेप्शन क्या बना,
और एक और बात मैं खासतौर पर कहना चाहूंगा, मैं वापस आता हूँ आपके पास गोविंद जी, एक मिनट परसेप्शन के में ऊपर अगर थोड़ा बात सा, करेंगे। जी जी जी, मैं आपके पास वापस आता हूँ। सुधीर जी से मैं थोड़ा सा और समझना चाहता था कि जो एक तो निर्णय उन्होंने, अरविंद केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री पद छोड़ने का पुणे जब बेल मिली उसके बाद लिया, उनका कुछ चिंतन चल रहा होगा अंतर, लेकिन जो बड़े बड़े नेता थे हैं रादर आम आदमी पार्टी के, मनीष सिसोदिया जो स्वयं जेल में रहकर आए वगैरह, पर आतिशी जी का नंबर उनके जो मौजूदा जो नेता हैं उनमें उतना शीर्ष पर नहीं था, पर उनको मुख्यमंत्री पद प्राप्त हो गया। उसके पीछे क्या चिंतन प्रक्रिया अरविंद केजरीवाल जी की रही होगी? और मुझे ये भी जोड़ने दीजिए कि बीच में ये भी आ रहा था जो वो जेल से थे कि भाई उनकी धर्मपत्नी जो है वो, जैसे कि राबड़ी देवी जी को लल्लू जी ने बनाया था, तो कुछ इनके वक्तव्य आ रहे थे और कई लोग ये कयास लगा रहे थे कि ये उनको बना देंगे। तो आतिशी जी के चयन के पीछे क्या चिंतन आपको लगता है सुधीर जी? एक्चुअली केजरीवाल ना एक ही चीज में करप्ट है, उनको सत्ता जो है ना उसका उससे बड़ी आसक्ति, बहुत सत्ता के प्रति उनको ऐसा लगता है, हो सकता है ऐसा लगता है कि मैं सत्ता में रहूंगा तो मैं सिस्टम चेंज कर दूंगा। पर्सनल तौर पे मैं केजरीवाल को एज ए पर्सनल तरीके से करप्ट नहीं मानता कि अपने को रिच करने के लिए। हाँ, पैसे तो मेरा पर्सनली कोई 100% मैं सोचता हूँ कि ये लिकर स्कैम है और ये पार्टी फंड के अच्छा, तो लिए है। आप मुझे इंटरप्ट करना थे थोड़ा सा। आप कहते हो कि पर्सनल उनको आप नहीं मानते हैं, तो जो शीश महल वाले स्कैम के अंदर तो हाँ पर्सनल आ गया हाँ ना? हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ ये यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ये जो शीश महल ने ना उनकी इमेज बहुत खराब कर दी। लेकिन आपने अशोक जी ये भी देखा होगा, शीश महल जितनी तेजी से उठा था वो मामला उतनी तेजी से दब गया। आपने ऑब्जर्व किया? क्योंकि ये बात तय है, मुख्यमंत्री के रेजिडेंसेज में इतना खर्चा होना भारत में आम बात है। मैं आपको साफ तौर पे बता रहा हूँ, सारे मुख्यमंत्री करते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल का था मैं गाड़ी भी नहीं लूंगा, बड़ी गाड़ी भी ले ली, सिक्योरिटी भी ले, तो उनकी इमेज धूमिल हो गई है। अब ये बहुत आपने जो सवाल किया, लाख लाख रुपए का सवाल किया आपने कि उन्होंने सस्ता कर आतिशी को दिया क्यों, आपने। ठीक है, आतिशी को करोड़ क्यों के स्कैम बनाया। को आप कुछ नहीं मान रहे और सवाल को सिर्फ लाख रुपए का लगा रहे हो। चलिए, विनोद में कह दिया जी, नहीं आगे। मतलब मैं तटस्थ भाव से बता रहा हूँ। ठीक क्योंकि है। जो उनसे सबसे बड़े नेता, देखो सेकंड नंबर के नेता जो आम आदमी पार्टी में, वो मनीष सिसोदिया जी हैं और उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। अगर आप देखें पार्टी में जो जुझारू नेता हैं वो गोपाल राय हैं और पार्टी के स्ट्रीट फाइटर संजय सिंह हैं। और अगर आप एक ऐसा नेता दो जो कि जाट लीडर, अभी हरियाणा में चुनाव है और बड़े गंभीर नेता माने जाते हैं और उनको अच्छी फैन फॉलोइंग है, कैलाश गहलोत है। इन सबको लीप फ्रॉग करके उन्होंने आतिशी को क्यों चुना? वो एक कंस्टिट्यूएंसी जो है जो अरविंद केजरीवाल के हाथ से खिसक रही है। गरीब आदमी की कंस्टिट्यूएंसी तो उनके पास है, माइनॉरिटीज की कंस्टिट्यूएंसी उनके पास है, मिडिल क्लास, पढ़ी लिखी मिडिल क्लास थोड़ा खींच रही है। उन्होंने एक ऐसी लेडी को बनाना उन्होंने पसंद किया जो कि बहुत अनपॉपुलर है। क्यों? आतिशी इज ए वेरी, बिकॉज शी थ्रोज हर वेट अराउंड, इट इज सेड। जैसे वो किस तरीके से शैली ओब्रॉय जो मेयर हैं उनको कैसे डायरेक्ट कर रही थी एमसीडी के दौरान कि तुम ऐसा करो या तुम ऐसा करो, वो एक अपने आप में बताता है। वो आतिशी भी काफी डिक्टेटोरियल पर्सन है और काफी उलझने वाली हैं, है ना। वो पॉपुलर बिल्कुल भी नहीं है, उनका मास बेस नहीं है। आपको पता है गौतम गंभीर ने उनको बुरी तरह हराया था, इस वाले इलेक्शन में नहीं, इससे पिछले वाले इलेक्शन में। और अब वो कालकाजी से जीती थी थोड़े बहुत वोटों से, बिकॉज ऑफ द अरविंद केजरीवाल वेव। उनकी कोई, वो मास लीडर नहीं है, लेकिन उनकी एक इमेज है कि वो इंटेलेक्चुअल लीडर हैं, डबल एमए हैं, ऑक्सफोर्ड से पढ़ी हैं, रोड स्कॉलर हैं। और जिस अब मनीष सिसोदिया जेल में थे, संजय सिंह जेल में थे, सबसे ज्यादा जिस कई कई बार तो बड़ी बेशर्मी से उन्होंने आम आदमी पार्टी को, जैसे स्वाति मालीवाल का केस था, उन्होंने बहुत बेहूदगी और बेशर्मी से स्वाति मालीवाल को मतलब उनके ऊपर आरोप लगाए। तो उन्होंने अपनी लॉयल्टी पूरी सिद्ध कर दी। मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल का करप्शन का अट्रैक्शन सिर्फ पैसे से नहीं होता, पद से भी होता है। तो पद की लोलुपता तो उनमें बहुत जबरदस्त है। उनको ये लगा कि सबसे ज्यादा जिस महिला ने उनके लिए लड़ाई की, जिस नेता ने लड़ाई की और जम के लड़ाई की, और मतलब उन्होंने कभी भी मोदी या शाह का नाम लेके भी
आरोप लगाने से पीछे नहीं हटे, बीजेपी के ऊपर जम के प्रहार किए, और दूसरा वो सेफ हैं, बिकॉज आतिशी कैन नेवर बिकम ए लीडर इन हर ओन राइट. She cannot even win a election of a MLA unless she is backed by Arvind Kejriwal and the party. और फिर दूसरा ये था कि संजय सिंह को बनाएंगे तो गोपाल राय का फैक्शन है, मनीष सिसोदिया खैर इन सबसे ऊपर हैं, उनको बनाएंगे, या मुझे लगता था कि वो कैलाश गहलोत को बना सकते थे, क्योंकि कैलाश गहलोत भी उतने पॉपुलर नहीं है जितने मनीष सिसोदिया हैं या संजय सिंह हैं पार्टी के वर्कर्स में, और उनकी इमेज भी अच्छी है, और वो जाट हैं, और वो थोड़ा ये उनको हरियाणा असेंबली में उनको हेल्प करता, और वो भी काफी अनएम्बिशियस हैं कैलाश गहलोत. पर्सनली मैं सोच रहा था उनको बनाएंगे, या मैं सोच रहा था किसी दलित फेस को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, लेकिन उन्होंने आतिशी को चुना, बिकॉज आतिशी इज नॉट गोइंग टू बी दैट जमुआ. वो रिबेल नहीं करेंगी, उनका अपनी स्टैंडिंग नहीं है, कोई स्टैंडिंग नहीं. ये एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि क्या क्या चीजें एक नेता को अपनी तरफ से सोचनी होती हैं, वो उन्होंने सोची, और उनका जो कयास आपने लगाया वो काफी लॉजिकल लग रहा है. गोविंद जी, कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं कि एक नेता जो भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरा हुआ होता है, और फिर आप देखते हो कि जो राज्य है या राष्ट्र है या जो भी उनका उत्तरदायित्व है, वहां पर जो विकास कार्य है, जो विजन है, जो लीडरशिप देनी है, तो इसका क्या बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है क्या? जैसे ये मेरे लिए कल्पना करना मुश्किल है कि मुख्यमंत्री के रूप में कोई जेल में बैठा हुआ होगा तो उसका क्या सम्मान होगा, उसकी कितनी चलती होगी, और मुख्यमंत्री के रूप में भी अरविंद केजरीवाल ने बहुत कम फाइल्स पर हस्ताक्षर किए, इस प्रकार की खबरें आती हैं. पर सिर्फ केजरीवाल जी की बात नहीं, आप स्वयं थोड़ा बहुत देखे हैं कि किस प्रकार से शासन व्यवस्था कार्य करती है, तो आपको क्या लगता है, ये कोई भी मंत्री हैं, अगर उनके ऊपर कुछ आरोप हैं जो कि जब तक प्रूव नहीं हुए हैं तब तक भी वो अपना उत्तरदायित्व देख रहे हैं, वो अपने आईएएस अधिकारी हैं उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, और कुछ नई योजनाएं लेकर भी आ रहे हैं, कैसे वो काम करता होगा उनका मन, और उनकी जो इफेक्टिवनेस है उस पर. ये जो अब मैं जो बात कहते हैं फिर से दोहरा दूं कि अभी न्यूयॉर्क में भी ऐसी स्थिति है, जो मेयर हैं उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप आया, तो उन्होंने कहा कि मुझे अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स का ख्याल रखना है और उन्होंने मुझे चुनकर भेजा है, तो मैं न्यूयॉर्क का ख्याल रखूंगा और मेरी जो लीगल टीम है वो इस केस से निपटती रहेगी. बट ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती होगी. आपका इसके बारे में क्या विश्लेषण है गोविंद जी? अशोक जी, कुल मिलाकर के अगर भारत की बात करें, भारत नहीं बल्कि मेरे ख्याल दुनिया भर के कहीं भी किसी भी हिस्से की बात कर सकते हैं, पूरा सिस्टम काम करता है. केवल एक इंडिविजुअल के हाथ में कुछ कोई ऐसी चीज सिस्टम नहीं होता कि अकेला आदमी नहीं है तो सिस्टम काम नहीं करेगा. आप देखते हैं प्राइम मिनिस्टर्स की विजिट्स होती है तो आराम से कई चीजें चलती रहती है. कई जगह राबड़ी देवी भी चीफ मिनिस्टर पूरे 5 साल रही है, लंबे टाइम तक रही है, और कई सारे मुख्यमंत्री ऐसे रहे जो एक इसी तरह से नाइट वॉचमैन के तौर पर आए और अपना काम करते गए, चलते गए. ऐसे खूब सारे आए. नाइट वॉचमैन अच्छा लाया. कई सारे लोग ऐसे चलते रहे. तो अब जैसे केजरीवाल जेल में थे, अब जो सिस्टम है उस सिस्टम के तहत होता ही है कि जो अगर ब्यूरोक्रेट्स हैं, उस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज हैं, ज्यादातर पावर्स उनके पास में डेलीगेट्स की हुई होती है, और कुछ मामलों में वो फाइल मंत्री मिनिस्टर्स तक जाएगी और मिनिस्टर उसको क्लियर करेंगे. मिनिस्टर उसको ऊपर जो भी अनुमति देनी है वो परमिशन देंगे, तो पॉलिसी डिसीजन करना है तो वो उसके ऊपर करेंगे. और मुख्यमंत्री के तौर पर कई मुख्यमंत्री ऐसे होते हैं तो बहुत सारे विभाग अपने साथ में, मुख्यमंत्री के साथ में वो अपने दायित्व, विभागीय दायित्व भी साथ में संभालते हैं. जैसे अधिकांश जगह देखा गया है कि वित्त मंत्रालय मुख्यमंत्री अपने साथ रखते हैं, प्रधानमंत्री कई बार रक्षा मंत्रालय या कोई और गृह विभाग अपने साथ रख लेते हैं, कई जगह मुख्यमंत्री भी ऐसे विभाग रखते हैं, तो उस विभाग से संबंधित फाइल्स भी उनके पास में जाएंगे. और जहां तक मुख्यमंत्री का बात सवाल है, तो मुख्यमंत्री के पास में केवल वो अगर उनसे संबंधित कोई डिपार्टमेंट जिसके वो मिनिस्टर हैं उनकी फाइल्स जाएगी, अथवा जाएगा कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी तो वो मुख्यमंत्री के रूप में होगी. मुख्यमंत्री कैबिनेट मीटिंग बुलाएंगे समय समय पर, उस कैबिनेट मीटिंग में कई फैसले ऐसे होंगे जो कैबिनेट सामूहिक रूप से ही फैसले ले सकती है, तो वो कैबिनेट मीटिंग में ही वो फैसले होंगे. लेकिन अगर मुख्यमंत्री जेल में है तो बिल्कुल तय है कि कैबिनेट मीटिंग होगी नहीं. कैबिनेट मीटिंग होगी नहीं तो जो फैसले कैबिनेट को लेने चाहिए, जो उन फैसलों के आधार पर कार्रवाई आगे होनी चाहिए, वो कार्रवाई नहीं हो पाएगी. तो एक थोड़ा सा एक ये विडंबना है कि अगर मुख्यमंत्री नहीं है तो काम तो प्रभावित निश्चित रूप से होना ही होना है. लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि अगर कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए भी अगर काम चल रहा है तो वो काम सुचारू रूप से चल सकता है. लेकिन आप लंबे टाइम तक
अगर आप ये कल्पना करें कि मुख्यमंत्री, क्योंकि कैबिनेट मीटिंग बुलानी है तो मुख्यमंत्री के साइन से कैबिनेट मीटिंग होगी। अभी जैसा सुधीर जी ने बताया कि जब वहां कोर्ट ने उनको ये डायरेक्शन दिए कि आप बतौर मुख्यमंत्री किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे, तो फिर कैबिनेट मीटिंग भी नहीं बुला सकते वो, क्योंकि कैबिनेट मीटिंग का एजेंडा उनके पास जाएगा, उस एजेंडे को वो परमिट करेंगे। तो जब एजेंडे के ऊपर वो साइन ही नहीं कर सकते तो फिर कैबिनेट मीटिंग कैसे होगी? तो कई सारे ऐसे निर्णय हैं जो मुख्यमंत्री के अभाव में नहीं लिए जा सकते। शायद ये भी एक कारण रहा होगा सुधीर जी कि उन्होंने ये सोचा कि अब तो पद छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि सारे तो उनके हाथ बांध लिए बेल देने के साथ साथ में। पर फिर भी ये प्रूव नहीं हो जाता है कि उनके ऊपर जो आरोप है वो सिद्ध नहीं हुए हैं, क्योंकि केस अभी तक चल रहा है। जैसे आपने पहले कहा कि न्यायपालिका को थोड़ा गति से इस तरह के विशेष करके केसेस पर काम करना चाहिए। पर हम मोटा मोटी खुलकर बात अब राजनीतिक दृष्टि से करें, अगर अरविंद केजरीवाल अब मुख्यमंत्री पद के उत्तरदायित्व से हटने के साथ साथ अपने को इस प्रकार से प्रस्तुत प्रोजेक्ट करें, इसकी संभावना है ही है कि भाई मैं जनता के सामने आ गया हूं और मुझे सत्ता से मोह नहीं है, जो कि आप मान नहीं रहे। वैसे उसको आप अंदर से सुधीर जी आप मान रहे हैं कि उनको मोह है, लेकिन वो इस प्रकार का प्रोजेक्ट कर सकते हैं ना अब कि भाई मैंने छोड़ दिया, देखो मैंने। पर इसका मोटा मोटी जो पूरे राष्ट्र की राजनीतिक जो गठजोड़ अलग अलग राजनीतिक दलों की है, उसमें क्या बीच में लोग कह रहे थे कि अब आम आदमी पार्टी गई, क्योंकि उनके मुख्य मुख्य नेता तो जेल में थे और ऐसा लग रहा था कि ये जो आरोप हैं जिनको लेकर वो गए हैं उनमें कुछ तो सत्यता है। इसके कारण जब यही बार नहीं होंगे तो कैसे चलेगी। पर अभी कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये एक बाजी पलटने वाली स्थिति है, वो राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में उभर सकते हैं। आपका विश्लेषण इसके बारे में सुधीर जी क्या है? अशोक जी, 40 साल से राजनीति को मैं राजनीति के स्टूडेंट की तरह कवर कर रहा हूँ। अपने छात्र जीवन में राजनीति में भी रहा, एसएफआई का भी मेंबर रह चुका हूँ, और फिर मार्क्सिज्म से एकदम मोह भंग जब हुआ तो राष्ट्रवाद की तरफ ध्यान गया। मुझे लेश मात्र भी इसमें कोई शक नहीं है कि ये शराब घोटाला है और 100-200 करोड़ का है। अब दिक्कत यह है कि इसको कितना एक दूसरी पार्टी एक्सप्लॉइट कर सकती है, और जनता को 100 करोड़ बहुत छोटा तो नहीं लग रहा। ये परसेप्शन वाला। दूसरा, मैं आपको एक बात फिर कहता हूं, अरविंद केजरीवाल ने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी कि जब उनको जेल हुई उन्होंने मुख्यमंत्री पद से रिजाइन नहीं किया। इससे जो जिसे कहते हैं ना कि द डैमेज व्हिच हैज बीन डन टू हिज रेपुटेशन, दैट कैन नॉट बी अनडन नाउ। इससे क्योंकि सत्ता से उनको कितना लोभ है ये चीज तय हो गई। और मैं आपको कहता हूं, कई आम आदमी पार्टी के नेताओं से मैंने प्रेस क्लब में बात की, वो कहते हैं कि हम तो ये सोचते थे कि अगर अरविंद केजरीवाल स्टेप डाउन कभी भी करेंगे तो मनीष सिसोदिया बनेंगे। उनको मनीष सिसोदिया को फोर्स करना चाहिए था, ही वॉज द राइटफुल क्लेमेंट। लेकिन मनीष सिसोदिया अपने आप में एक बड़ा नेता है, वो अरविंद केजरीवाल के बाद नंबर 2 नेता अरविंद केजरीवाल, या फिर बाकी सारे नंबर 10 से स्टार्ट होते हैं। तो सत्ता की लोलुपता, चाहे हाँ वो ये कह सकते हैं मुझे सत्ता इसलिए चाहिए कि मैं परिवर्तन करना चाहता हूँ, सत्ता मैं इसलिए नहीं चाहता कि मैं नहीं, पर इससे आगे चलते हैं। ये वाली बातें हमने की थी, आपने बताया था, पर अब आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर कोई अलग छवि लेकर उभर सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। मेरा अपना मानना ये है कि देखिए, 2013 में आम आदमी पार्टी बनी थी और 2024 में ये एक राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। राष्ट्रीय पार्टी, अभी तो समाजवादी पार्टी भी नहीं बनी, टीएमसी के बहुत बड़े बड़े सपने थे वो नहीं बनी, उधर बीआरएस के बहुत बड़े बड़े सपने थे, है ना, टीआरएस जो बीआरएस बन गई वो नहीं बन पाई, और ये पार्टी बन गई। पंजाब एक बड़ा स्टेट है। मुझे लगता है कि हरियाणा में, ये अपना मेरा मानना है, हरियाणा में अगर 5 से 7 सीटें अगर आम आदमी पार्टी खींच लेगी, और अरविंद केजरीवाल पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि 5 से 7 सीटें खींच ले। अरविंद केजरीवाल देखिए, अभी पीछे अरविंद केजरीवाल जब जेल में थे उनकी इमेज जो काफी खराब हो गई, जैसा आपने भी बताया, तो उस समय क्या है, पहले अरविंद केजरीवाल को लोग मोदी के बाद उनकी पार्टी को तो बहुत छोटा मानते हैं, क्योंकि बीजेपी के सामने आम आदमी पार्टी का अस्तित्व तो नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल का अपना कद मोदी से आधा या चौथाई भी नहीं था, लेकिन राहुल गांधी वगैरह से उसका कद बड़ा था। आज की तारीख में अब ये बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के अंदर कुछ खूबियां हैं, ये गैल्वनाइज कर सकते हैं। बहुत अच्छे स्पीकर हैं, दिखने में बहुत प्रभावशाली नहीं है, बहुत ही साधारण लगते हैं, लेकिन बोलते क्योंकि ना लॉजिकल बात बोलते हैं, और उनकी बातों में जैसे वो कहते हैं ना
लोगोस पैथोस इथोस, जैसे सोक्रेटिस ने कहा था आप अच्छे वक्ता हो, लोगोस पैथोस इथोस, तो तीनों है इनके पास, लॉजिकल तरीके से समझाते हैं, और इनके पास एक अपनी गरिमा भी है कि एक आदमी 2013 में पार्टी बना के यहाँ तक पहुंच गया, और एक इनके लोग ये समझते हैं कि भाई पर्सनली थोड़ा सा बाकी नेताओं से भिन्न है। क्षमा चाहता हूँ, एक पंक्ति में आप ये उत्तर दें, आपको लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर वो उभर सकते हैं एक नेता के रूप में? जी, मैं मानता हूं कि वो अपना परफॉर्मेंस पहले से बेटर कर सकते हैं। मैं ये नहीं मानता कि वो मतलब बहुत प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, तो बहुत दूर की बात है, पर उभर सकते हैं। जी, मैं एक सवाल लेके गोविंद जी के पास जाना चाहता हूँ, बहुत संक्षेप में, समय हमारा ऐसा है कि विराम की तरफ बढ़ना पड़ेगा। जब मैं न्यूयॉर्क में बैठा समाचार देख रहा था और राहुल गांधी जी के वक्तव्य जो उन्होंने यहाँ पर किए, मोदी जी आए, उनका एक अलग यहाँ पर जो स्वरूप उनके, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री हैं तो उनकी मीटिंग्स भी ऑफिशियल लेवल की हैं और क्या क्या जो समझौते हुए, उस पूरे विवरण में नहीं जाते हुए जिस तरह के वक्तव्य राहुल गांधी जी ने यहाँ दिए उसको लेके काफी आलोचना हुई कि भाई वो डिवाइडिंग, इस प्रकार के सरदारों के बारे में, सिखों के बारे में ऐसा कुछ कहना वगैरह। भारत में क्या लगता है आपको? अच्छा, मोदी जी का उनके किसी भी वक्तव्य के बारे में उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की यहाँ पे, एज इफ वो आए नहीं, कुछ था ही नहीं, बात ही नहीं। तो ये दोनों की यात्राएं हाल ही में जो हुई अमेरिका में, आप क्या प्रभाव देखते हैं भारत में इसका, गोविंद जी? देखो, डेफिनेटली जो 2-3 वक्तव्य थे उनके जो कंट्रोवर्शियल थे, और विशेष तौर पर सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल सिखों को लेकर के जो वक्तव्य दिया, उसको लेकर के उनकी आलोचना करना स्वाभाविक था कि हमारे यहाँ पर आज भी क्या है, केश और ये चाहे वो पगड़ी पहने, चाहे वो कड़ा धारण करे, कहीं पर कोई आपत्ति की स्थितियां उत्पन्न नहीं है। हालांकि कई बार कई चीजें ये भी है कि उस परिप्रेक्ष्य को किसी और तरीके से पूरे वक्तव्य की बजाय कुछ एक पर्टिकुलर पार्ट को लेकर के, जैसे रिजर्वेशन के इशू को किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को लेकर के ज्यादा हाईलाइट किया गया, जबकि शायद जो उद्देश्य था कुछ और था, जो बाद में क्लेरिफाई भी किया गया। बाकी अगर कमोबेश देखा जाए तो एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि आप किसी भी तरह की आलोचनात्मक स्थिति या प्रशंसा के रूप में नहीं कह रहा, लेकिन पिछले दिनों में यूनिवर्सिटी में मॉस्को पढ़ाने के लिए एक क्लास में था और मैंने बच्चों के रिएक्शंस पूछे, तो जो मास्टर्स डिग्री करने वाले बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी एटलीस्ट पब्लिक के साथ में फ्रीली, मीडिया के साथ में हो या पब्लिक के साथ या स्टूडेंट्स के साथ, वो बिल्कुल मतलब जिसमें कोई बनावटीपन नहीं है, वो नेचुरल वे में उनके साथ में फ्लो कर रहे हैं, नेचुरल वे में बातचीत कर रहे हैं, इस मुझे लगता है मुझे यहाँ अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ मोदी जी की जो बात होती है वो सब गार्डेड होती है, कि चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते ही नहीं है खैर वो, लेकिन जब भी कोई बात भी होती है तो वो एक समूह विशेष के साथ में जब चर्चा होती है तो वो सब एक तरह से प्रायोजित सी नजर आती है। तो ये दोनों चीजें अपने आप में, कुछ चीजें बहुत अच्छी है, कुछ कमी है। मैं लेकिन आतिशी और वो उस बात में ये जोड़ना चाहूंगा कि भले ही आतिशी बहुत बिल्कुल नहीं हो, जो भी कुछ हो, उन्होंने खड़ाऊ के तौर पर कुर्सी उनकी लग करके बैठी हो, लेकिन आतिशी के बारे में जितना मैंने, सुधीर जी दिल्ली के हैं उनको ज्यादा पता होगा, लेकिन जो मुझे जानकारी थी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री की टॉपर स्टूडेंट रही है, फिर इसने ऑक्सफोर्ड से मास्टर्स भी किया है, हस्बैंड भी इसका IITian और IIM है, और दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर के गाँव में ग्राम स्वराज के लिए, ऑर्गेनिक खेती के लिए ये सारी की सारी चीजें कर रहे हैं। तो ऐसे कुल मिलाकर के उनका सिलेक्शन बहुत सारी चीजों को लेके जो, मुझे पता है आप ज्ञान की संपदा है, और मगर हमारे पास क्या समय ये कहता है कि यहाँ पर विराम करना पड़ेगा, लेकिन मुझे एक टिप्पणी और करनी पड़ेगी आपकी बात के साथ में। तो राहुल जी के संबंध में जो आपने कहा, उस क्रम में मुझे ऐसे याद आया, यहाँ पर सभा में भी उन्होंने जो गोल्ड मेडल प्राप्त किया चेस टीम ने, महिला और पुरुष की, उसके बारे में चर्चा की थी, और भारत जाते ही मोदी जी ने उनसे मुलाकात की, तो वो भी मिलते हैं, उनके प्रश्नों के उत्तर वगैरह दे रहे थे। पर निश्चित रूप से दोनों की व्यक्तित्व अलग है, दोनों की भूमिका अलग है उस दृष्टि से, पर मोटा मोटी काफी मुझे लगता है ये गर्मा गर्म सा एक वातावरण है, कई कारणों से, बहुत सारे कारणों को हमने छुआ भी नहीं है। पर सुधीर जी, आपका आभार है, आपने दिल्ली की राजनीति के बारे में विशेष रूप से बहुत विश्लेषण अच्छा प्रस्तुत हमारे साथ किया। गोविंद जी, आपका मोटा मोटी इस वार्ता को एक और अलग तरह के इंसाइट देने के लिए आभार। एक गोविंद जी की बात से कि 10 सेकंड में आपको कहना पड़ेगा। जी बोले। एक्चुअली मैं इसमें ना थोड़ा गोविंद जी से डिफर करता हूँ। मेरे ख्याल से राहुल गांधी की छवि ऑफ लेट खराब हो गई है।
जो भी उनको डिविडेंड मिले थे 99 सीट के, उसके बाद वो गलती पे गलती किए जा रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल इसलिए ऊपर बढ़ेंगे क्योंकि अब वो जगह फिर से खाली हो गई है। फिर से मेरे ख्याल से मोदी और राहुल के बीच में गैप फिर बहुत बढ़ गया है और अरविंद केजरीवाल उसमें थोड़ा एक स्पेस क्रिएट कर रहे हैं। पर्सनली मैं ये देखता हूँ राहुल गांधी केजरीवाल को इमिटेट करते हैं, जैसे वो पैंट शर्ट पहनते हैं तो पैंट तो पहनते हैं, आप दोनों का सम्मान के साथ ना, क्योंकि वरना हमारी बात कट जाएगी। समय जो है वो कहेगा हटा दो, तो हम पहले ही हट जाते हैं। सर सम्मान। सुधीर जी का धन्यवाद, गोविंद जी का धन्यवाद। संतुलन हमारे जीवन में आता रहे सौंदर्य के साथ। बहुत आभार आप सबका।